प्रेमचंद, इनकी लिखी प्रसिद्ध कहानी मंत्र। आइए आज हम इसके अभ्यास प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जीवन परिचय में आपने स्पष्ट लिखा कि प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में लमही नामक गांव में हुआ, जो वाराणसी में है, काशी में है या वाराणसी में पड़ता है। ठीक। दूसरा प्रश्न है प्रेमचंद का जीवन परिचय, साहित्यिक सेवा पर अपने विचार व्यक्त करिए। तो इस चीज़ को इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको प्रेमचंद की जीवनी में दिया हुआ है, आप उसको लिख लेंगे तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों का नामोल्लेख करिए। तो प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों को जानने के लिए एक सूत्र हम आपको बताते हैं, आप लिख लीजिए। से प्रे रंग का निग कगो, 8 उपन्यास इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं और 8 का यही क्रम है। इसी क्रम से आप ये सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो आगे चलकर आपको ये बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे तो वहाँ पर ये काम आएगा। से प्रे रंग का निग कगो। अब उसमें से देखिए, से अब एक एक अक्षर मिलाइए, हम नाम बोलते जा रहे हैं। सेवा सदन, प्रेमांतम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, एक क्या बचा, कर्मभूमि और गोदान। कायाकल्प, एक का से कायाकल्प हो गया और एक का से कर्मभूमि हो गया। तो इस तरह से आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला उत्तर है, प्रश्न है प्रेमचंद द्वारा लिखित किन्हीं 5 श्रेष्ठ कहानियों के नाम लिखिए। तो आप जानते हैं बच्चों कि प्रेमचंद ने जो भी 300-350 कहानियाँ लिखी वो सब एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ कहानियाँ मानी जाती हैं। लेकिन फिर भी इनके 5 कहानियों का हम क्रम आपको बता देते हैं, तो उसी क्रम को आप याद रखिए जो आपको आगे भी चलकर कंपटीशन में भी काम आएंगे। उनकी कहानियों का क्रम था सौत, पंच आत्मा, प्रेयी, पूस का नशा। इस सूत्र को जब आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा इनकी कहानियों को बताने के लिए। सौत, पंच आत्मा, प्रेयी, पूस का नशा। ठीक। अब सौत से सौत इनकी पहली कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की। अगर कोई पूछ ले मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम बताइए तो आप कह सकते हैं सौत। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम था सौत। दूसरी कहानी पंच परमेश्वर। ठीक है। तो इस तरह से अंतिम कहानी हम बता सकते हैं। तो अंतिम में आपने नशा लिखा हुआ, तो नशा ही इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। तो सौत, पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रे से हो गया प्रेरणा, ई से हो गया ईदगाह, पूस से हो गया पूस की रात, नशा तो है ही है। और भी जानते हैं आप बहुत सी कहानियाँ, बूढ़ी काकी, गुल्ली डंडा, ठीक है, नमक का दरोगा, बहुत सी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ आई हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि प्रेमचंद ने हिंदी की किन किन विधाओं पर लेखनी चलाई। तो आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद एक कहानीकार थे, उपन्यास सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो एक श्रेष्ठ कहानीकार, ये उपन्यास सम्राट, यानी कहानी किन किन विधाओं पर, कहानी पर, उपन्यास पर, कुछ नाटक भी इन्होंने लिखा था, लेकिन बहुत महत्व नाटक को नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर इनकी कहानियाँ और उपन्यास ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, प्रसिद्ध माने जाते हैं। फिर कहा उनकी भाषा का क्या रूप था। तो आप जानते हैं प्रारंभ में मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था नवाब राय के नाम से। लेकिन जब सोजे वतन नामक पत्रिका पर अंग्रेज़ों ने बैन लगा दिया, उसकी प्रेस को जब्त कर लिया और उनकी सारी प्रतियों को जब्त करने लगे, तो इनके एक मित्र थे जिनका नाम था दयानारायण निगम। उन्होंने ही इन्हें मुंशी प्रेमचंद का नाम दिया और ये प्रेमचंद के नाम से फिर खड़ी बोली हिंदी में रचना करने लगे। अगला प्रश्न है प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद ने 4 प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन किया था, माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण। ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। 7वां प्रश्न है प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता बताते हुए उनके साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। तो जो उत्तर आपका दूसरे प्रश्न का था वही उत्तर आपका 7वें प्रश्न का हो जाएगा। ठीक। तो ये आपका समाप्त हो जाता है। हम आगे चर्चा करते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न पर बात करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा कॉपी में अपने, किताब में अपने। तो इसकी आपको व्याख्या करनी है। इनमें से देखिए 5-6 प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हीं के उत्तर लिखने हैं आपको। एक एक नंबर का ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। जैसे गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का नाम क्या है, मंत्र, और लेखक का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद। इतना ही लिखेंगे तो आपको 1 नंबर आपको मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए, यानी जो ये अंडरलाइन किया गया है इसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर आप लिख देंगे। यही चीज़ उतार दें, बहुत से लड़के यही उतार देते हैं तब भी नंबर मिल जाता है। इसी चीज़ को जो समझ में आपको आता है वही चीज़ घुमा फिरा के बात को
बताने लिख दीजिए, आपको व्याख्या मान ली जाती है वो। ठीक है, अब यह है भगत को किस बात पर विश्वास न आता था, तो इसमें आप जब पूछेंगे खोजेंगे, ठीक है, कि भगत को किस बात का विश्वास नहीं आता था, उसे इस बात का विश्वास नहीं आता था कि इस सभ्य संसार में इतने निर्मम, इतने कठोर लोग भी होते हैं जो किसी के जीवन के आगे, अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी के जीवन की परवाह नहीं करते। तो इस बात पर भगत को विश्वास नहीं हो रहा था। देखिए, ये सीन पैसेज जिसे कहते हैं, अनसीन नहीं कहेंगे, सीन पैसेज आपने पढ़ा भी है और उत्तर भी इसी पैराग्राफ में लिखा भी है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको यही से खोज कर लिखना है, इसी योग्यता को विकसित करना ही इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इसलिए कहा जाता है, ताकि इस तरह का योग्यता आपके मन में विकसित हो सके। आप देखते हुए भी प्रश्न का उत्तर नहीं खोज पाते हैं, इसी योग्यता को यहाँ विकसित करना है, निकालना है। ठीक है, अब इस तरह से आप जब प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से, तो आपको इसका उत्तर, इस प्रश्नों का उत्तर इसी गद्य में छुपा हुआ मिल जाएगा। उल्टा सीधा कहीं से भी आप सीधा सीधा उत्तर नहीं पाएंगे। सीधा सीधा उत्तर मिल जाता तो नंबर आपको काहे को दिया जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अगला है आपको ये चौथा करना है। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं पर रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है, वही हाल इस समय भगत का भी हो रहा था। इसकी व्याख्या आपको करनी है। इनमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं इस तरह से, और इसके आगे 5वां प्रश्न है कि आज उस दिन की बात याद करके मुझे कितनी ग्लानि हो रही है। चड्ढा की ग्लानि के ऊपर है। चड्ढा को याद आ रहा है कि जब किसी दिन भगत अपने बीमार बच्चे को लेकर आया था, तो उन्होंने अपने गोल्फ खेलने या शौक के सामने उस बच्चे की जान की परवाह नहीं की थी। उसी को याद कर रहे हैं, ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। कहते मैं उसे खोज निकालूंगा, उसके पैरों में गिरकर अपने अपराध को क्षमा कराऊंगा। तो ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं, आपकी किताब से लिया गया है। इसकी भी व्याख्या आपको करनी है। इसमें भी 6 प्रश्न दिए गए हैं, इसको भी आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं क्या नाम, व्याकरण की, व्याकरण बोध की बात करते हैं। तो आप जानते हैं संधि विच्छेद पूछा गया है, समास विग्रह पूछा गया है, समास का नाम पूछा गया, उपसर्ग प्रत्यय पूछा गया है, मुहावरे का अर्थ। तो मुहावरा, उपसर्ग प्रत्यय, ये सब तो आपने छोटे क्लासों में कक्षा 8 में भी पढ़ा हुआ है, वहाँ से भी आप इसका उत्तर खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। संधि भी पढ़ा हुआ है, समास भी पढ़ाया गया है, समास का उत्तर भी आप निकाल सकते हैं। आप निकालने का प्रयास करिए, नहीं निकलता है तो मैं हूँ ना, ठीक है तो मैं हूँ, उसके लिए ठीक है बताया जाएगा। जैसे निश्चल, पहला है शब्द में संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम भी बताना है। संधि विच्छेद भी करिए तो संधि का नाम भी बताइए। जैसे निह धन चल बराबर निश्चल हो जाएगा। तो निह यानी विसर्ग पहला शब्द का है, अंतिम पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि हो गया खट से। सत धन जन, सज्जन हो गया तो सत्य ता आ गया, ता के नीचे हलंत लगा है, व्यंजन आ गया तो ये क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। निह धन स्वार्थ, निस्वार्थ, ठीक है, तो निस्वार्थ, निस धन स्वार्थ, निस्वार्थ हो गया। निह धन स्वार्थ या निस धन स्वार्थ आएगा। तो वैसे तो निह नहीं लिखा जाता है, चूंकि यहाँ विसर्ग लगा हुआ है इसलिए निह नहीं लिखा जाता। निस धन स्वार्थ बराबर निस्वार्थ हो जाता है, तो ये भी व्यंजन संधि है। निस्धन शब्द बराबर निशब्द हो जाता है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। औषध धन आलय, औषध धा के को मात्रा नहीं लगाएंगे, और धन आलय तो छोटा धन बड़ा आ मिलके बड़ा आ बना रहा है, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए कह रहा है। तो महाधन आशय, देखिए महाशय का समास विग्रह करना है। महान है आशय जिसका, अर्थात तीसरा पद जब प्रदान कर देते हैं, ठीक है, महाशय में जब हम महान है आशय जिसका, अर्थात हम किसी शख्स की बात, किसी का नाम, किसी का नाउन का नाम, संज्ञा का नाम ले लेते हैं, तो यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाता है। आत्मरक्षा, आत्म की रक्षा, ठीक है, आत्म की, तो आप देखिए की शब्द आ रहा है, तो संबंध का, की, के, रानी ने, रारी ने, ये विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। कामना तरो, कामना का पेड़, कामना का पेड़, यहाँ भी संबंध तत्पुरुष समास। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर योजक चिन्ह जो ये लगा हुआ है, छोटा सा जो योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसको देखते ही कहते हैं कामना और तरु, यानी यहाँ पर द्वंद्व समास है। नहीं बच्चों, यहाँ पर द्वंद्व समास नहीं है, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। मित्र समाज, मित्र का समाज नहीं, मित्र और समाज, दोनों देखिए अलग अलग चीज़ें हैं। मित्र और समाज, मित्र एवं समाज, तो यहाँ पर द्वंद्व समास आपका हो जाता है। सावन और भादव, यहाँ भी द्वंद्व समास है। जीवन का दान, यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास है। जीवन का दान, जीवन दान, जीवन का दान अपादान तत्पुरुष है। हाँ, जीवन दान दिया जा रहा है, लेकिन जुड़ा हुआ है, ठीक है, जीवन का दान किया जा रहा है, कर्ता करने को से का,
हाँ तत्पुरुष समास। जल से मग्न, यहाँ भी तत्पुरुष समास है। जीवन पर्यंत, यहाँ जीवन पर्यंत यानी आजीवन, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है, पहला पद प्रधान हो जाता है। करुण क्रंदन, ठीक है, करुण क्रंदन, बहुत तेजी से रोना, से शब्द आ रहा है तो अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ हो जाता है। तो इस तरह से समास विग्रह और समास का नाम भी आप बता सकते हैं। ऐसे ही उपसर्ग और प्रत्यय अलग करना है, मुहावरे का अर्थ लिखना है, तो इन सब चीज़ों को आप कर लीजिएगा। जो चीज़ नहीं आएगा उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ और अच्छी तरह से समझेंगे जब हम व्याकरण, अभी इधर व्याकरण का हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं, अभी रस चल रहा है, रस के बाद छंद आएगा, अलंकार आएगा, उसके बाद संधि और समास, ठीक है। तो इस तरह से आपका खत्म होगा, तो उसको आप अच्छी तरह से अगर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जब तक आप व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, जैसे हिंदी अंग्रेजी में ग्रामर के बिना अंग्रेजी आप नहीं सही से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वैसे ही हिंदी में अगर आपको व्याकरण नहीं पढ़ा है आपने, तो भी आपके लिए एक बहुत ही माइनस पॉइंट बन जाता है। इसलिए व्याकरण पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस अभ्यास प्रश्न को आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, अगले टर्न पे हम इसको चेक करेंगे, आप इसको लेकर आएंगे, ठीक है।